हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आदर्श राज और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को रिवाइज करने वाला हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और कैसे हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन बोलने का मतलब कि पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होगा। देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा या रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। अगर ये सब परिवर्तन किसी पदार्थ में देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, तो हम लोग समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ये बात हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए ये सब चीज़ इन बातों पर हम लोग ध्यान देंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा या फिर रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का निकास या उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। इन परिस्थिति में हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज़? तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस है जिसमें पदार्थ में एक रासायनिक परिवर्तन होता है और उसका प्रकृति, पहचान, सब कुछ बदल जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन देखिए, क्या दूध को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे या फिर दही को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे? लेकिन ना ही दूध को रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, ना ही दही को बोल सकते हैं। इसके बीच में जो एक प्रोसेस होता है जहाँ पर दूध दही में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग अब देखते हैं अभिकारक एवं उत्पाद क्या होता है। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो नए प्रकृति वाला, नए गुण वाला पदार्थों का निर्माण होता है, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखा जाता था। जैसे यहाँ पर देखिए, एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह के वाक्य में रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट्स किया जाता था। तो वाक्य के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना या कहीं पर किसी को बताना थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता था, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए शब्द समीकरण का इस्तेमाल किया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, जो इसमें मेन पदार्थ है उसको लिखा गया। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये दोनों मिलकर के बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वाक्य को शब्द के रूप में लिखा गया और उसके बाद रासायनिक, ये तो हुआ बात कि वाक्य को शब्द के रूप में लिखा गया। और फिर शब्द में देखिए, जो अभिकारक तत्व होता है उसको एक साइड में लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और बीच में एक तीर का निशान दिया जाता है। यहाँ पर देखिए तीर का निशान दिया हुआ है।
और ये अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। इससे ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया किधर से किधर हो रहा है। तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता। पहले वाक्य के रूप में लिखा जाता था, वाक्य से रिप्रेजेंट्स करना थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा था, इसके वजह से उसको संक्षिप्त किया गया शब्द समीकरण में। और जब शब्द समीकरण से भी थोड़ा सा मुश्किल होने लगा होगा, तब जाकर के उसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखा गया। जैसे मैग्नीशियम का देखिए रासायनिक सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। तो शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना थोड़ा सा आसान हुआ। और जैसे कि आगे चल के हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, उसका भौतिक अवस्था को लिखना, तो रासायनिक सूत्र के रूप में ही लिखने में आसानी होगा। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना और उसमें अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना, उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखना, बीच में तीर का निशान लगाना, अभिकारक के बीच में प्लस साइन का यूज करना, और उत्पाद में भी जो अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक रहता तो यहाँ पर भी प्लस साइन का यूज होता। तो इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा जाता है, और रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है वो भी समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना, उसमें अभिकारक को एक साइड लिखना, उत्पाद को एक साइड लिखना, बीच में तीर का निशान लगाना, अभिकारक के बीच में प्लस साइन का यूज करना, उत्पाद के बीच में प्लस साइन का यूज करना, तीर का निशान जो होता है वो अभिकारक से उत्पाद की ओर होता है। और इस प्रकार से जो एक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानना जरूरी है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। कहने का मतलब कि अगर अभिकारक में 100 ग्राम द्रव्यमान का यूज हुआ है तो उत्पाद में भी 100 ग्राम का ही बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अगर ये 100 ग्राम है तो ये भी 100 ग्राम होना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। और दूसरे शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो अभिकारक में जितना भी एलिमेंट है, अभिकारक में जितना भी एलिमेंट है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु संख्या और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु संख्या दोनों का बराबर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि अभिकारक में जितना द्रव्यमान है उतना द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। दूसरा कि अभिकारक में जितना भी एलिमेंट है उसका संख्या, प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु संख्या उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट के परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यह क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड है। इस मेथड से हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ये वाला समीकरण पहले से संतुलित है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए अब हम लोग सीखने वाले हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि इस समीकरण में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड है, तत्व या यौगिक, उसके बाहर में एक बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स इसीलिए बनाते हैं ताकि इसके अंदर में किसी संख्या से गुना नहीं करना है। जैसे मान के चलो किसी को यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ बीच में 4 से गुना न कर दे कोई, इसीलिए ये बॉक्स बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग समझदार हो गए हैं तो ये बॉक्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जब भी किसी एलिमेंट को बैलेंस करना है तो हम लोग किसी संख्या से अगर गुना करना होगा तो बॉक्स के बाहर करेंगे, मतलब कि इधर करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम लोग न कि यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और न ही यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, तब कहाँ करेंगे, इधर करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ लिए आप लोग। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर जब ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर बैलेंस किए, यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था 1, यहाँ 4 से गुना किए, ये भी हो गया 4। अब लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को इसका खेल बिगाड़ दिया, ये पहले 2 था, अभी हो गया 4 दूना 8। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पर भी इसको 8 करना होगा। 8 करने के लिए 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए बचा है कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब बचा है यहाँ पर Fe, तो यहाँ पर देखिए अभी कारक में Fe का संख्या है 1 और उत्पाद में Fe का संख्या है 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 3 से यहाँ पर गुना करना होगा। देखिए ये हो गया। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है और इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका भौतिक अवस्था को लिखने के लिए सीखते हैं। जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन पदार्थ किस रूप में यूज हुआ है, ठोस है, लिक्विड है, गैस है, या फिर एक्वा जली विलयन के रूप में है, उसको भी लिखना जरूरी होता है ताकि समीकरण को और सूचनापूर्ण बना सकें, ताकि कोई भी अगर देखे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन एलिमेंट, कौन कंपाउंड किस रूप में यूज हुआ है। इसके लिए हम लोग देखिए क्या यूज करते हैं, ठोस के लिए स्मॉल s का यूज करते हैं, गैस के लिए स्मॉल g, और एक्वा जली विलयन जो होगा उसके लिए स्मॉल a, और द्रव लिक्विड के लिए स्मॉल l। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम लोग देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट या फिर कंपाउंड किस रूप में यूज हुआ। जैसे यहाँ पर Fe ये सॉलिड के रूप में यहाँ पर लिया गया है, H2O स्ट्रीम के रूप में लिया जाता है इसमें, तब जाके रिएक्शन होता है। तो इसमें हम लोग गैस लिखेंगे स्मॉल g, और Fe3O4 ये सॉलिड बना है, और H2 ये गैस के रूप में निकलता है। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और उसका भौतिक अवस्था को लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण को कहा जाता है जो असंतुलित रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2O2, यहाँ पर H2O, यहाँ पर ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें देखिए हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। जिस रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं किया गया हो या फिर जो असंतुलित हो, वैसे रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट में देखिए है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार इसमें दिया गया है, हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। इसमें देखिए क्या क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबको एक एक करके समझते हैं। पहले चलिए हम लोग समझते हैं संयोजन अभिक्रिया।
देखिए संयोजन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ नए पदार्थ बोलने का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ का यहाँ पर निर्माण किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए H2 और O2 दो अलग अलग पदार्थ मिलके H2O जल का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे संयोजन अभिक्रिया का जस्ट ये उल्टा है, उसमें क्या हो रहा था, दो चीज मिलके एक सिंगल पदार्थ बना रहा था, इसमें सिंगल पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करेगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे FeSO4 है, जब इसको उष्मा दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये तीन अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है। Fe2O3 SO2 SO3 तीन अलग अलग पदार्थों का निर्माण कर दिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें एक सिंगल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको उष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए सिंगल पदार्थ है और यहाँ पर देखिए दो से तीन पदार्थ का निर्माण कर दिया। यहाँ पर भी सिंगल पदार्थ या दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह का जो रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें सिंगल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मीथेन गैस, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस का नाम मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, H2O गैस का निर्माण होता है और ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल और भी दिए हैं, जैसे श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन को एक क्वेश्चन आता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के क्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है और एनर्जी का भी निर्माण होता है। तीसरा एग्जाम्पल है शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। जैसे आप लोग देखते होंगे किसान सब जो खेतों में सड़ा हुआ पदार्थ या गोबर तोबर जो खेत में ले जाके फेंक देता है, वह सब भी वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया करता है और खेतों को एनर्जी प्रदान करता है जिससे अच्छा उपज होता है। ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, तो उसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का उत्पन्न होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा के द्वारा ही उसमें मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए AgCl
AgCl जो है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, किसमें, Ag और Cl2 में। इसी प्रकार से AgBr जो है ये भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। एक खास बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नोट में देखिए एक बात लिखा हुआ है कि ये दोनों जो अभिक्रिया दिया हुआ है यहाँ पर AgCl और AgBr ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर अलग अलग हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए पहले किया जाता था। आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गया है तो उसमें डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर देखिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। इस श्रेणी में क्या होता है कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है उसको सबसे ऊपर में रखा जाता है और बाद में घटते क्रम में सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होता है उसको सबसे नीचे रखा गया है। तो इसका जरूरत कहाँ पर पड़ता है, जैसे हम लोग अभी विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु, इसलिए इसको हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझ लिए कि ये क्रियाशीलता श्रेणी है। इसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु को ऊपर रखा जाता है और कम अभिक्रियाशील वाले धातु को नीचे रखा जाता है। तो इसका देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगा विस्थापन अभिक्रिया में। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु जो होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लेता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल Pb है, यहाँ पर CuCl2 है कॉपर क्लोराइड। तो Pb जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए कॉपर को कॉपर क्लोराइड से विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लिया। यहाँ पर देखिए PbCl2 लेड क्लोराइड और कॉपर को इधर साइड भेज दिया। तो इसमें क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील वाले जो धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लेता है। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए Zn है और यहाँ कॉपर सल्फेट है। तो Zn जो होगा वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा, इसी वजह से कॉपर को इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपना यौगिक बनाएगा ZnSO4 और कॉपर को देखिए इधर विस्थापित कर दिया। तो इस तरह का जो रिएक्शंस होता है अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु के यौगिक से उसको विस्थापित करके अपना यौगिक बना लेता है। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कि Fe, Zn और Pb जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इस वजह से कॉपर को विस्थापित कर पा रहा था ये लोग। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर दिखे थे, यहाँ पर देखिए कॉपर यहाँ पर है नीचे और Pb, Fe और Zn ये तीनों कॉपर से ऊपर है, मतलब कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इस वजह से कॉपर को कॉपर के विलयन से उसको यौगिक से विस्थापित करके उसको अलग कर दे रहा था और ये लोग अपना यौगिक बना दे रहा था। तो विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझ लिए कि इसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले जो धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बना लेता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें चलिए एक एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए AB और प्लस इधर CD, इसमें ये दोनों रिएक्शन करता है और बना देता है AD प्लस C और B। ऐसा यहाँ पर देखिए क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का मतलब कि जैसे यहाँ पर ये एक कंपाउंड था, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें होगा प्लस और इसमें होगा माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा प्लस और माइनस। तो इसका प्लस जो होगा इसके माइनस के साथ में जुड़ जाएगा
और इसका प्लस जो होगा ये माइनस के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब कि इसमें आयन का आदान प्रदान हो जाता है। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और दूसरा बात कि इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये ए जो है, यहाँ से इसको CD से C को विस्थापित करके यहाँ पर बना दिया, AD C को विस्थापित कर दिया और A यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर बना AD। और यहाँ जब यहाँ से A खाली हो जाएगा, यहाँ से A जब खाली होगा, यहाँ पर आकर के कौन जुड़ जाएगा, ये C आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बनाया क्या, CB। एक तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ देख लिए कि एक तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और दूसरा 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा कि आयनों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ लिए कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दिया गया, एक हम समझा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये दोनों टूटेगा, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस में टूटेगा। तो इसका जो प्लस होगा ये माइनस के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड बनाया और ये वाला जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा इधर बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से 2 बार डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान भी हो रहा है। तो इसको 2 तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन होता है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, और अपचयन में ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। तो उपचयन एवं अपचयन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। उपचयन में क्या होता है, पहले तो ध्यान देने वाला बात यह है कि जब भी ये लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ता है या निकलता है, वो अभिकारक में होता है। अभिकारक में ही किसी एलिमेंट से किसी एलिमेंट में जुड़ता है या फिर किसी कंपाउंड से निकलता है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि उपचयन में ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलता है, और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। यहाँ पर देखिए उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया गया। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर और ऑक्सीजन मिलके जब ये रासायनिक अभिक्रिया होता है और इसको हीट दिया जाता है, तो यहाँ पर बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में आकर के कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के ऐड हुआ तो बनाया क्या, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर बताइए कि कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है, तो कॉपर उपचयित हुआ है। ये नहीं बोलना है कि कॉपर ऑक्साइड उपचयित हुआ है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कॉपर अलग हो जाता है और H2O का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से निकल के चले गया किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पर कॉपर देखिए आ गया यहाँ पर और ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया H2 के पास, तो बनाया क्या, H2O। तो जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ क्या होगा,
अपचयन और जहाँ पर ऐड होगा वहाँ पर उपचयन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर H2 का, H2 के पास आकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2 का हो रहा है, इसका हो जाएगा उपचयन। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन उपचयित हो रहा है कौन अपचयित हो रहा है, तो आप लोग ध्यान देना है क्या इसमें, सबसे पहले तो अभिकारक में ही होगा जो होगा। यहाँ पर जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर उपचयित हुआ है। उपचयित कौन हुआ है? कॉपर उपचयित हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ अपचयित हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है। तो हम लोग इसमें जो उत्पाद होता है उस पर ध्यान नहीं देंगे। जब भी उपचयन अपचयन होता है ये अभिकारक में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा किसी में तो यहीं पर जुड़ेगा इसी में, अभिकारक में, और हाइड्रोजन भी निकलेगा तो अभिकारक से ही निकलेगा। तो उपचयन समझ लिए। अब देखिए उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना ये अपचयन कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर ये दोनों एक साथ हो जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, तो उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का स्पेशल नाम दिया गया है रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया उसको कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे उपचयन एवं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हम लोग दो चीज समझेंगे, एक संक्षारण और दूसरा विकृत गंधिता। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। देखिए संक्षारण में क्या होता है, जब भी कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित बहुत सारा गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, अम्ल है, नमी है, आर्द्रता है। जब इनके संपर्क में धातु आता है तो धातु उपचयित हो जाते हैं। उपचयित होने का मतलब कि धातु के ऊपर में एक परत बन जाता है और बाद में ये परत धीरे धीरे मोटा होते जाता है और फिर परत दर परत बन के धातु नष्ट होने लगता है। तो धातु का इस प्रकार से नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण का उदाहरण है, जैसे देखिए लोहे में जंग लगना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब ये लोहा नया में खरीद करके लाया गया था तो ये चमकीला था, कुछ समय बाद इसमें जंग लगने से इसका कलर देखिए किस तरह से हो गया और इसके ऊपर में छोटा छोटा परत बन के नष्ट हो रहा है। तो इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जैसे लोहे में जंग लगना या फिर चांदी के ऊपर में काला परत चढ़ जाता है और तांबे के ऊपर में हरा कलर का परत चढ़ जाता है, ये सब संक्षारण का उदाहरण है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इससे बचने के लिए आप पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल में डुबा के रख सकते हैं। ये सब संक्षारण से बचने का उपाय है। नेक्स्ट देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहा जाता है? जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं अन्य चीज़ों के संपर्क में जब आती है तो ये भी उपचयित हो जाते हैं। और जब ये उपचयित होते हैं तो इसका स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाता है। इस परिघटना को विकृत गंधिता कहा जाता है। और इससे बचने के लिए हम लोग वायुरोधी बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिला करके इसको बचा सकते हैं। जैसे चिप्स बनाने वाला जो कंपनियां सब होता है वो क्या करते हैं कि उस पैकेट से ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील होता है
जिससे उसका चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो संक्षारण और विकृत गंधिता आप लोग समझ गए होंगे कि संक्षारण में क्या होता है कि धातु उपचयित हो जाते हैं और उसका परत दर परत बन के नष्ट होने लगता है, और विकृत गंधिता में खाद्य सामग्री उपचयित होने के कारण इसका स्वाद गंध बदल जाता है। और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करते हैं या फिर वायुरोधी बर्तन जिसमें कि वायुमंडल से उसका कांटेक्ट ना हो पाए, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। और अगर कोई पैकेट उकेट वाला सामान है तो उससे ऑक्सीजन गैस को निकाल के नाइट्रोजन गैस को उसमें डाल देना चाहिए, जिससे खाद्य सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में अभ्यास में जो क्वेश्चन होगा उसको हल करेंगे।